हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिज़िक्स के सिलेबस को डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि दो बुक है। एक बुक का नाम थर्मल फिज़िक्स है और दूसरे बुक का नाम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट बुक यानी कि पार्ट ए जिसका नाम है थर्मल फिज़िक्स। उसी को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बुक दिखा दूं तो यही बुक है जो मैंने बताया था आपको। आई थिंक अगर आपने देखा होगा वीडियो तो ये थर्मल फिज़िक्स पार्ट ए यही बुक है। इसी बुक को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला लेक्चर जो है, पहला यूनिट कह सकते हैं। तो पहला यूनिट में पहला चैप्टर जो है वो क्या है, ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आइडियल गैस। ठीक है, यही है। और इसमें क्या है, इसमें पहला टॉपिक अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें क्या है, इसमें पहला टॉपिक यही है, बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यही फर्स्ट टॉपिक है इस बुक का, यानी कह सकते हैं इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट ए में मैंने पहले बताया था कि 4 यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला मैंने बता ही दिया, आपको दिखा भी दिया कि बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए पहले हमें बेसिक अजम्पशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है। तो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं बेसिक अजम्पशन पे। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ रहते हैं। तो बहुत लोग कहेंगे मैं अपने घर रहता हूँ, पर वो नहीं बताना आप कहाँ रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, मैं पृथ्वी पर रहता हूँ। और पृथ्वी किसका हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसी में से एक ग्रह है पृथ्वी, उसी पे हम रहते हैं। पर आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल किसका हिस्सा है, तो आप बताएंगे पूरे ब्रह्मांड का सौरमंडल हिस्सा है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कई सौरमंडल है, उसमें से एक हमारा सौरमंडल है। उस सौरमंडल में एक हमारी पृथ्वी, और उसमें ही हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कई सौरमंडल, पर सब कुछ ये किससे बना हुआ है। आपसे अगर कोई पूछे कि ये पृथ्वी सूर्य सब किससे बना हुआ है, तो आप ये कहेंगे, या फिर आज तक आपने जो पढ़ा होगा उसके बेसिस पे आप कहेंगे कि ये सब एनर्जी और मैटर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, मैटर क्या होता है, तो मैटर आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में। मैटर यानी कि द्रव्य, और द्रव्य के आपने 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उसी जो गैस आपने पढ़ा हुआ उसी से रिलेटेड है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैस कहाँ से आया, तो इसलिए स्टार्ट मैंने किया कि आप कहाँ रहते हैं, आप पृथ्वी पे रहते हैं। और पृथ्वी किससे मिलके बनी हुई, तो कह सकते हैं एनर्जी और मैटर से मिलके बना हुआ है। और मैटर कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहला क्या है सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड, और तीसरा क्या है गैसेस। ठीक है, यही होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो गैस है, जो लिक्विड है और जो सॉलिड है, वो क्या है, मैटर है। तो अगर मैटर को आप जूम करते जाएंगे तो आपको मैं ये जो आपको सब बता रही हूँ, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब स्टार्ट हुआ था, यानी कह सकते हैं कि फिजिक्स में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये जब आया था, उस समय वो कब का टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है 1850 ईस्वी का। ठीक है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो सबसे टाइनी किसी भी मैटर का सबसे टाइनी पार्टिकल हम लोग क्या समझते थे कि सबसे किसी भी मैटर का जो टाइनी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एटम। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने नहीं, फिजिक्स साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो मैटर है उसको जूम करते गए, तो उनको एक ऐसा टाइनी पार्टिकल मिला जिससे वो फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको मान लीजिए कि हम एटम कहेंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा माना 1850 की मैं अगर बात करूं, तो उन्होंने मैटर को जूम करते करते देखा कि एक ऐसा टाइम आ रहा है कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको फिर वो जो डिवाइड नहीं कर सकते वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ एटम थी। ठीक है, यानी 1850 में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई, उस समय तक हमें नहीं पता था कि हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। बट आप अब जानते हैं कि एटम भी डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1879। दैट्स वाई उस वक्त
हम साइंटिस्ट जानते थे कि एटम ही एक ऐसा चीज़ है, उसके बाद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये तो आप मैटर जान गए, ठीक है। मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो उसमें हम गैस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मैटर की जो थर्ड स्टेज है, गैस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैंने मैटर पहले लेके आया कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो उस समय लोग क्या जान गए कि एटम होता है जो कि सबसे छोटा है, उससे अब अधिक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय उन्होंने क्या समझा, उन्होंने ये भी समझा कि एटम जो होता है वो एक एटम या फिर कह सकते हैं दो एटम एंड मोर देन दो एटम, मोर देन टू एटम, ठीक है। टू एटम से मिल के क्या बनता है, मिल के बनता है मॉलिक्यूल्स। अगर हम गैस में जाएं तो गैस की अगर हम बात करते हैं तो क्या बनता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या कर, ये साइंटिस्ट लोग ये देखें कि जो एटम है वो दो एटम या मोर देन टू एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। यानी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मैं ठोस, द्रव और गैस की बात करूँ तो आपको पता होगा कि सॉलिड होता है यानी ठोस जो होता है उसके क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे होते हैं, पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फिगर बना लेते हैं। तीनों का पहले हम अंतर देख लेते हैं कि तीनों क्या होता है, ठीक है। तीनों का हम लोग पहले अंतर देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, गैस पढ़ने से पहले हम तीनों मैटर को थोड़ा सा समझेंगे, तब समझेंगे कि 80-50 में क्यों गैस को ही अध्ययन किया गया, क्यों नहीं सॉलिड और लिक्विड को अध्ययन किया गया। क्योंकि गैसेस को अध्ययन करना थोड़ा आसान था एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। दैट्स वाई हम लोग उस समय क्या किए, गैस का अध्ययन किए। तो पहले समझते हैं कि क्यों आसान था। तो हम ये कहेंगे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। ये क्या है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। आप जानते हैं मैटर के 3 स्टेजेस होते हैं और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। तो सॉलिड के जो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पास एकदम पास होते हैं, ठीक है, एकदम पास। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास होते हैं। और हम कहें लिक्विड के, तो लिक्विड के थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। और गैस की बात करें तो गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं दो अणुओं के बीच अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अगर कह सकते हैं वो पास रहेंगे तो उनके बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा, या फिर दूर रहेंगे तब उनके पास ज़्यादा फोर्स लगेगा। एक दूसरे से अगर ये ज़्यादा दूर है तो इसमें फोर्स लगेगा ही नहीं, थोड़ा पास रहेंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, और एकदम पास जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इसका सॉलिड में जो फोर्स लगता है, किसमें फोर्स, दो कह सकते हैं दो अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है, दो अणुओं के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में देखें तो, और लिक्विड से भी कम किसका होता है, इसका होता है गैस का। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, दो कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स सॉलिड में ज़्यादा होता है और एज कम्पेयर टू लिक्विड में कम होता है। और बात करें गैस की तो इसमें फोर्स इतना कम होता है कि इसके फोर्स को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनका जो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम मान सकते हैं गैस के बीच फोर्स लगता ही नहीं है, ठीक है, और इसके बीच फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। और ये भी रीज़न है कि इन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए सॉलिड में तो यही रीज़न है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। यही रीज़न है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास होते हैं, बट थोड़ा सा कह सकते हैं कि सॉलिड के कंपेयर में कम पास होते हैं, यानी कि थोड़े से दूर होते हैं। इस वजह से इसका शेप चेंज तो हो जाता है, बट ऐसा नहीं हो कि वो शेप उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी जिस कंटेनर में रख देंगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा, बट वो उतना ही रहेगा। बट हम बात करें गैस का तो गैस अगर आप देखेंगे इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि जितना कंटेनर जैसा रहेगा उतने में हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपका कहीं कंटेनर एक है, दूध का कंटेनर है, ठीक है, उसमें अगर उसमें दूध 1 लीटर आती है तो वो कंटेनर उसी जो गैस है उसी का शेप ले लेगा, 1 लीटर में वो फैल जाएगा, ठीक है। और 2 लीटर का आप कंटेनर लेते हो तो उसमें गैस अगर वो उतना ही गैस डालते हैं तो पूरा वो गैस उसमें फैल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि गैस किस पे निर्भर करता है, कह सकते हैं कंटेनर पे निर्भर करता है और कंटेनर में से निकल भी जाएगा। पर लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड में क्या होता है कि
इसमें जितनी पानी रहेगी, जितना लिक्विड रहेगा उतना का उतना ही लिक्विड रहेगा, और सॉलिड में तो अपना शेप चेंज नहीं करता। इसका एक ये रीज़न भी यही है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच कह सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, लिक्विड में कम, और गैस में उससे भी कम। तो गैस में हम क्या मान सकते हैं कि जो फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच वो क्या होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इस वजह से इसको स्टडी करना आसान हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड के कंपेयर में गैस को स्टडी करना आसान था। तो मैं किस बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 80-50, ठीक है, इस समय की बात कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत से साइंटिस्टों ने या कह सकते बहुत से फिजिसिस्ट ने क्या किया था, इसको अध्ययन किया, गैस को सोचा कि हम अध्ययन करते हैं कि गैस को थोड़ा सा कह सकते आसान तो नहीं हो सकता, बट ये कह सकते कि इसके दोनों कंपेयर में स्टडी करना गैस को आसान हो गया। तो उस टाइम बहुत से जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, एक बर्नौली, लिवरेंस, इन सबों ने क्या किया, गैस पे स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, और स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे हम क्या करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, और वो गैस, कोई भी गैस वो फॉर्मूला क्या होती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, कह सकते हैं अपने फॉर्मूला जो निकाला उसको आसान करने के लिए, उन्होंने जो गैस माना वो रियल गैस नहीं माना। वो कौन सा गैस माना, वो आइडियल गैस माना। ठीक है, रियल गैस क्या होता है क्योंकि रियल गैस को थोड़ा सा स्टडी करना टफ हो जाता है, इसलिए अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या फिर अपने स्टडी को थोड़ा सा आसान करने के लिए, अपने मैथमेटिकल फॉर्मूलों को थोड़ा सा आसान करने के लिए उन्होंने रियल गैस को ना लेके आइडियल गैस को लिया। तो अब कहेंगे आइडियल गैस क्या होता है, तो उसी के लिए कुछ बेसिस एजम्पशन है कि आइडियल गैस क्या होते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस थोड़े रियल गैस से थोड़े से अलग होते हैं, बट उन्होंने कैलकुलेशन निकालने के लिए कि गैस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस के कैलकुलेशन को निकालने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ आइडियल गैस माना। आइडियल गैस मतलब ये कि अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर लेना कि गैस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, खुद से आइडियल कुछ चीज़ें बना लेना, और वो फॉर्मूला, वो जिस फॉर्मूला निकलेगा वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, यानी कि अपने मन से थोड़ा बहुत कुछ कुछ मान लेना, और वो चीज़ जो होती है यानी कि जो निकलता है फॉर्मूला वो फॉलो भी करता है चीज़ों को। ठीक है, रियल गैस को थोड़ा सा स्टडी करना टफ था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, आइडियल गैस लिया। तो अभी समझेंगे कि आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। उसके पहले जो मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें बताई उसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से उसको लिखेंगे। सिंस वी नो डैट आवर यूनिवर्स is made by क्या कह सकते हैं, मैंने क्या बताया, is made by एटम, यानी कि जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या है, एक मैटर है, और वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो सिंस वी नो डैट आवर यूनिवर्स इज मेड बाय एटम एंड व्हेन टू, मैंने बताया 2 और मोर देन 2, ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक एटम combine together atom। ठीक है, since we know that our universe is made by atom and when 2 and more than 2 atom combine together then they form, क्या बनाते हैं, they form molecules, यानी क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होते हैं, 2 या 2 से अधिक जब एटम मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कह सकते हैं कि we also know that मैटर। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कि मैटर, अब मैटर की मैंने क्या बताया कि 3 स्टेज होती है। ठीक है, तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस। ठीक है, 3 स्टेज। क्या फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, पहला क्या बताया, लिक्विड, सॉरी पहला सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड। सेकेंड इज क्या, लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। ठीक है, और मैंने क्या बताया उसको भी आप लिख लीजिए कि जो सॉलिड की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। ठीक है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, इससे
कह सकते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड में बहुत कम या कह सकते हैं ना के बराबर होता है, ठीक है। और लिक्विड में देखें तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़े थोड़े डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। और गैस में देखें तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप जान गए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा होता है, लिक्विड में इससे थोड़ा सा कम होता है और गैस में इससे थोड़ा सा कम होता है। एक और चीज़ मैं देखना चाहती हूँ, एक और चीज़ आपको बताना था, ये बताना था आपको, ठीक है, यही बताना था कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और इसको भी कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, इसको भी कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा है सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम है और गैस में उससे भी कम है, ठीक है। ये तो मैंने जो भी आपको अब तक बताया वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारा मेन टॉपिक था कि बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप समझ गए कि गैस को मैंने बताया कि स्टडी करना बहुत ही आसान तो नहीं कर सकते, बहुत ही साइंटिस्टों ने अपनी पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी लगा दी उसको कह सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को की फॉर्मूला निकालने के लिए। बट कह सकते हैं ईजी था एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेयर में जो गैस का स्टडी करना आसान था, इसलिए 1850 में बहुत ही साइंटिस्टों ने गैस के लिए फॉर्मूला निकाला था कि गैस कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या करता है। तो वही चीज़ जो उन्होंने फॉर्मूला निकाला था उसी फॉर्मूला को हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम समझ गए किसको कहते हैं, जो उन्होंने दिया था गैस का जो भी फॉर्मूला निकाल के दिया, गैस क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सब जो निकाल के दिया उसको तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। बट हमारा टॉपिक का नाम है बेसिक अजम्पशन, तो इसको हम पढ़ेंगे बेसिक अजम्पशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमने आप पढ़े होंगे 11-12 में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने 9th-10th में भी थोड़ा बहुत सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी को मैं पहले रिकॉल करा रही थी आपको। अब हम चलते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर जाते हैं कि बेसिक अजम्पशन क्या होता है। तो मैंने आपको यही बताया कि उस समय 1850 से बहुत साइंटिस्टों ने क्या किया, गैस के बारे में अध्ययन किया। पर उन्होंने किसका अध्ययन नहीं किया, रियल गैस के लेके नहीं अध्ययन किया, बिकॉज रियल गैस को लेके स्टडी करने में उनके कैलकुलेशन में बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए उन्होंने अपने कैलकुलेशन को, अपने फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए उन्होंने रियल गैस न के आइडियल गैस लिया। तो आइडियल गैस क्या क्या होता है उसी के उन्होंने बेसिक अजम्पशन दिए हैं और काइनेटिक थ्योरी में ये भी दिया है कि क्या क्या गैस कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में हमने क्या किया, एक गैस ले लिया। कौन सा गैस, मान लीजिए कि हमने NH3 गैस ले लिया, ठीक है। NH3 हमने मान लिया कि गैस ले लिया, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके दूर दूर होते हैं। अब नियर अबाउट 8 या 7 अजम्पशन दिए गए थे, तो उसमें से फर्स्ट वाला क्या है उसको चलिए लिख लेते हैं। पहले हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुँचेंगे। तो कम से कम उन्होंने 8 या 7 अजम्पशन दिए थे गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला उन्होंने जो दिया था 8, कम से कम या 8 या 7 दिया था। तो उसमें पहला क्या कि एनी गैसेस हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं। और जो इसमें मैंने गैस लिया है वो मैं आपको बता दूं कि वो रियल गैस नहीं, वो क्या है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस मतलब ये होता है कि जैसे हम आइडियल गैस में ये देखेंगे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक समान होते हैं, एक समान बिहेवियर करते हैं, यानी कि अगर एक स्फेरिकल छोटा छोटा अगर होते हैं तो सब स्फेरिकल ही होते हैं। बट आप रियल गैस में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आकार चेंज होता है। बट अपने स्टडी को आसान करने के लिए उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि इसमें हमने एक आइडियल गैस भरा है, वो NH3 हमने यहाँ पे मान लिया। तो उन्होंने क्या क्या दिया था कुछ पॉइंट, उसमें पॉइंट ये दी कि एनी गैस हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी गैस के पास, यानी जो NH3 है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आइडेंटिकल मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, शेप में, या फिर कह सकते हैं कि हर कार्य में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है। तो एनी गैसेस हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कहते हैं। और एक मैं ये भी बता दूं कि मॉलिक्यूल्स, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं कि अब आपसे कोई पूछेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स, हाउ मच मॉलिक्यूल्स, तो अगर आप किसी से बोल दें कि
इस कंटेनर में 2 मोल मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं या 2 मोल गैस है, तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स को मैंने पहले क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है। 2 या 2 से अधिक एटम जब मिलते हैं तो उस मिलके जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि इस कंटेनर में 2 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 मोल है, 2 मोल गैस है। आपसे ये कोई कह दे कि 2 मोल गैस है, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें 6.03, और 0.2 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, बहुत बुक में 3 लिखा है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो इसको आपके बुक में दिया नहीं हो, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई कह दे कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1 मोल में आपको इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब चलते हैं सेकेंड देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कुछ बेसिक अजम्पशन दिए हैं साइंटिस्टों ने, उसी को मैं बता रही हूँ, ठीक है। और हम क्या लेंगे, आइडियल गैस को लेके चलेंगे। बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मैंने बताया कि मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला उन्होंने कुछ निकाला था जो कि गैस क्या होती है, फॉलो करती है, ठीक है। उस फॉर्मूला को उन्होंने निकाला था, और ईजी करने के लिए मैंने क्या कहा कि रियल गैस को ना लेके उन्होंने क्या लिया, आइडियल गैस को लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे जो बेसिक अजम्पशन है, यानी कुछ कह सकते हैं, कुछ आप ये कह सकते हो कुछ बातें बताई गैसों के बारे में, कुछ बातें बताई, 8 या 7 होंगी, उसी को मैं यहाँ बता रही हूँ। पहला मैंने क्या बताया कि पहले गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल यानी कि समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड देख लीजिए कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत छोटे होते हैं स्मॉल पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो मैंने बताया है कि जो गैस के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है, उसको क्या कहते हैं, गैस कहेंगे या फिर कोई भी मैटर कहेंगे, ठीक है। तो एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यानी कि एवरी गैस, जो हर एक प्रकार का गैस एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसी स्मॉल पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल, यानी कि जो आपका गैस यहाँ पे दिया हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में NH3 गैस माना, तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एकदम आइडेंटिकल होंगे, यानी एक शेप के होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे, बट आर डिफरेंट, यानी डिफरेंट हो सकते हैं देन दोज ऑफ अनदर गैस। यानी कि हम दूसरे गैस से कंपेयर कर, जैसे यहाँ पे NH3 है और O2 गैस अगर हम कहीं देखते हैं तो उसके और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच अंतर हो सकता है, शेप या साइज, या फिर कुछ भी करने में शेप साइज में अंतर हो सकता है। पर एक गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे, एक जैसा ही होंगे, ठीक है। बट रियल में हम देखें तो कभी गैस के शेप थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आइडियल गैस को लेके चल रहे हैं, यानी अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को मानेंगे, और जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, वो फॉर्मूला उस गैस को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताऊँगी, कह सकते कि गैस के बारे में कुछ बातें बताई साइंटिस्टों ने, वो बातें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। फर्स्ट मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स एक समान होते हैं, और सेकेंड क्या बताया कि एक समान तो होते हैं पर दूसरे गैस से कंपेयर करेंगे तो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, ये तुम जानते ही हैं, और स्फेरिकल यानी कि गोल गोल होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल एंड रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, यही नहीं कि किसी से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया तो अपना शेप चेंज कर दिया टक्कर की वजह से, नहीं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, उनका जो शेप है वो चेंज नहीं हुआ अगर वो एक दूसरे में लड़ते हैं या कोलिजन करते हैं। लड़ने को क्या कहते हैं, कोलिजन करना कहते हैं। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल, और क्या है, स्फेरिकल होते हैं एंड रिजिड होते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक मतलब वही होता है, परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास, कि अपने मास जो है उसमें चेंज नहीं होगा, यानी दो मॉलिक्यूल्स लड़के एक मॉलिक्यूल का थोड़ा सा कुछ हिस्सा टूट जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कह सकते हैं उसको रिजिड कह सकते हैं, रिजिड होते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक में, यानी कि शेप चेंज नहीं करेंगे कोलिजन होने के बाद भी, ठीक है। और सेकेंड क्या है, their size is negligible in comparison to intermolecular distance। तो मैं बताऊं इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, कि मान लीजिए कि गैस के अणु है, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, वही होती है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। और मैंने ये बताया कि इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा
उतना फोर्स कम लगेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो गैस में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने गैस में जो फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उसको भी हमने क्या कहा था, नेग्लिजिबल कहा था। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब कि देयर साइज इज नेग्लिजिबल, यानी इसका साइज नेग्लिजिबल किया जाता है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से अगर कंपेयर करते तो ये बहुत छोटा होता है। इसलिए कह सकते हैं इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस होता है उससे बहुत कम एक मॉलिक्यूल का साइज होता है, इसलिए साइज को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी दो कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस से, ठीक है। चलते हैं और अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो पहले ये कहते जो वॉल्यूम ऑफ गैस, पहले ये समझिए क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कंटेनर पे। कंटेनर अगर छोटा होगा तो गैस छोटे में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंटेनर बड़ा हुआ तो और गैस फैल जाएगी तो और बड़ा हो जाएगा, और कंटेनर बहुत बड़ा हुआ तो उसमें मॉलिक्यूल्स और फैल जाएंगे। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स, गैस का अगर किसी मतलब गैस का यानी NH3 मैंने एक कंटेनर में अगर गैस भरा हुआ था तो वो जितना कंटेनर है, हम कहते हैं जितना बड़ा कंटेनर है उसका उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितने में वो फैला, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, कंटेनर पे निर्भर करता है। तो कंटेनर अगर इतना बड़ा है तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कंटेनर के साइज का, ठीक है। और ये क्या है, NH3 हम लोग का गैस था। तो क्या कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम से, ठीक है। तो यही पे ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर पर निर्भर करेगा, कंटेनर जितना बड़ा रहेगा, पर मॉलिक्यूल्स एक छोटा होता है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा, तो उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कुछ है ही नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली, मतलब इसका मतलब ये कहा गया है कि एक कंटेनर में अगर गैस है तो गैस क्या होते हैं, एक इधर से इधर मूव करते रहते हैं, इधर से कभी इधर जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये गैस इधर गया, ठीक है, ये इधर गैस गया, और यहाँ पर मान लीजिए कोई गैस है, इसको टक्कर मारा तो ये गैस फिर इधर चला गया, फिर ये गैस इसको टक्कर मारा, तो सॉरी गैस नहीं, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये जो छोटा छोटा मैंने पॉइंट बनाया ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो कहा गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली क्या हो सकते हैं, वो पॉसिबल डायरेक्शन में चेंज हो सकते हैं। यानी कोई इधर गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स था, उसका डायरेक्शन चेंज करके वो इधर जाया था तो इसको इधर कर दिया, फिर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है तो इसको ये वाला मॉलिक्यूल्स टक्कर दिया तो इसका डायरेक्शन इधर चला गया, फिर कभी वो कंटेनर से लड़के फिर इसका डायरेक्शन फिर क्या होगा, जिधर जा रहा था उसके उल्टे साइड चला जाएगा। यानी कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन उनकी हो सकती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी कह सकते हैं कि कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी वेलोसिटी मतलब क्या होती है, स्पीड कह सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन मिला के, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे एक दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इसको ये मारा और इसका मान लीजिए कि स्पीड 30 था और इसका मान सकते इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी ये ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था, ये धीरे धीरे मूव कर रहा था। बट ये इसको अगर इसको लड़ा देता है, यानी आके इसके साथ कोलिजन कर लेता, टक्कर कर लेता, तो हो भी सकता है कि इसका स्पीड 40-30 था, 40 था तो 50 भी हो सकता है, या तो हो सकता है कम भी हो सकता है। तो वही कहा है कि वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। कोई 40 की स्पीड से चल रहा है तो कोई टक्कर मार दे तो 60 की स्पीड से चलने का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है उनका पॉसिबल हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में वो जा भी सकते हैं, और उनका पॉसिबल किसी वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो भी सकती है उनकी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन 0 to infinity, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि और कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है कि द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल का स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी भी जा सकता है। 0 से इन्फिनिटी जा सकता है मतलब ये कि अगर हम मान लेते कोई भी मान लेते कोई गैस दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ऐसा समझने के लिए हम मान सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल से मिलकर एक गैस बना। जैसे कई मॉलिक्यूल्स में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर, पर यहाँ पे हम समझने के लिए समझते हैं कि दो मॉलिक्यूल से मिलकर एक गैस बना हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जब कोलिजन करेंगे, ठीक है, जब ये कोलिजन करेंगे तो मान लीजिए कि इसके पास स्पीड 50 है और इसके पास स्पीड कितना है, 10 है, ठीक है, इतना हो चुका। अब ये आके इससे कोलिजन कर ले, यानी कि आके टकरा गया, ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल से आके टकराएगा। तो टकराएगा तो क्या हो सकता है, ये कहा गया कि स्पीड
जीरो से इन्फिनिटी हो सकती है। जीरो से इन्फिनिटी मतलब ये हो सकती है कि इसका स्पीड, ये जितना इसके पास स्पीड है वो स्पीड ऐसा भी हो सकता है दोनों को मिला के स्पीड तो बराबर रहेगी, ठीक है, यानी इसका 50 स्पीड है और इसका 10 स्पीड है। तो ये भी हो सकता है कि जब इससे ये टकराएगा तो इसका स्पीड 10 था तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, किसी चीज़ से टक्कर मारा तो ये स्पीड और तेज हो गई और ये क्या हो गया, मान लीजिए इसका स्पीड 60 हो गया। तो अब ये तो कहा गया कि दोनों का स्पीड मिला के बराबर होना चाहिए, तो इसका स्पीड 0 भी हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के स्पीड जो होगा वो एक ही बराबर होगा। जितने आपके अंदर कहते हैं इतने हमारे अंदर जितनी एनर्जी है, ठीक है, इसकी जितनी एनर्जी, दोनों लड़े तो मान लीजिए इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा चली गई तो कितनी ज़्यादा चली होगी, जितना इसमें से कम हुआ होगा। तो वही चीज़ है कि दो मॉलिक्यूल से मिलकर अगर कोई गैस बना होगा हम ये कह सकते हैं कि उनका स्पीड 0 से इन्फिनिटी भी जा सकता है। 0 ये यानी कि ये इससे आके कोलिजन किया तो इसका जो स्पीड है वो 0 हो जाएगा, इसका स्पीड मान लीजिए 60 हो जाएगा। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू लिया तो उसका ये भी हो सकता है इसका जो स्पीड होगा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, पर दोनों को जोड़ने पर वो चीज़ बराबर आनी चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का इसमें स्पीड 0 भी हो सकता है, तो पहले 50 था अब क्या हो गया 0 हो गया। तो वही कहा गया कि गैस का जो स्पीड है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो लाई बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, यानी 0 से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से 0 होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है फर्स्ट वाला। और सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि द टाइम स्पेंड इन कोलिजन, यानी कोलिजन time spent in collision between two molecules is negligible in comparison to the time between two successive collision। मतलब ये कह रहा है कि देखिए जब दो मॉलिक्यूल्स का, मान लीजिए कोई गैस जो है दो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई है, ऐसा हो नहीं सकता है, गैस में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर समझने के लिए हम समझते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस दोनों मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक गैस बना हुआ है। तो हम ये कहेंगे दो नहीं 4 मान लेते हैं, ठीक है, चार मॉलिक्यूल से, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लिखा है टाइम स्पेंड इन कोलिजन, यानी कि जब ये इधर आकर टकरा रहा है तो टकरा है तो उसको क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। तो जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल्स है वो सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से जब टकरा रहा है तो बस टकराने का जो टाइम है वो बहुत जल्दी है, यानी 1 सेकेंड में टकरा जा रहे हैं हम लोग। तो इधर स्पेंड इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, बहुत कम है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो है इससे टकराया, ठीक है, तो इसका जब ये टकराया तो इसका क्या हो गया, डायरेक्शन मान लीजिए कि इधर चला गया, ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन मान लीजिए अब इधर एक मान लीजिए, और अगर मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स है इसको ये टकराया तो इसका डायरेक्शन इधर चला गया। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ टकराया और यहाँ से यहाँ टकराया तो ये जो दोनों बीच जो ये बीच में जो होंगे उसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। लास्ट वाले को और पहले वाले को छोड़ देते तो जो बीच में जो दो थे उसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा कोलिजन होने में वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो ये कह सकते हैं कि जब टक्कर हो रहा तो वो टक्कर का समय बहुत कम है, पर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो जाने का डिस्टेंस है वो उसका जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो टक्कर हुआ बहुत जल्दी होगा, इसलिए कह सकते हैं टाइम स्पेंड इन कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू टाइम बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। सक्सेसिव कोलिजन करने के लिए क्या होगा, इसको ऐसे टक्कर मारा और फिर ये वाला जब जाएगा दूसरे के पास तब उसको टक्कर मारेगा तो कहेंगे ये और ये के बीच क्या सक्सेसिव कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइक द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गैस रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये कहा गया कंटेनर के अंदर अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, कंटेनर के मान लीजिए कि ये गैस है, ठीक है, तो ये कहा है कि जो कोलिजन होता है, कोलिजन क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है उसको एक कोलिजन कहते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम अगर मान लेते हैं कि ये पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट यानी एक यूनिट का मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्यूम है, ठीक है, इतनी दूरी को हम एक यूनिट का मान लेते हैं। जैसे कि बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये मान लीजिए कि पर यूनिट है। फिर यहाँ पे आप अगर उतने ही साइज का अगर आप ले लेते हैं जगह, उतने ही साइज का यहाँ पे जगह लेते हैं और उतने ही साइज का अगर आप यहाँ पे जगह लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं, अगर इसी को मान लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम ये कहें कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए गैस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इसके अंदर जो कोलिजन होगा और या इसके अंदर इस एरिया के अंदर जितने कोलिजन होंगे इतने ही इस एरिया में ही कोलिजन होंगे, यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो कोलिजन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। यानी कि ये नहीं होगा सिर्फ कंटेनर के एक कोने में ही बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा, दूसरे कोने में कोलिजन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा।
जितना इधर कोलिजन हो रहा होगा उतना ही इधर कोलिजन हो रहा होगा, इतना ही इधर कोलिजन होगा, यानी कांस्टेंट कोलिजन होगा, यानी हर एक जगह कि जो कोलिजन है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो वही लिखा है कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं कि हमने पर यूनिट वॉल्यूम छोटा छोटा जगहों को मान लिया पर यूनिट, तो हम कहें कि वॉल्यूम इज गैस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और दूसरा कि नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स बट एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कह रहे कि ना ही गैस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होता है और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगता है, एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच ना ही रिपल्सिव फोर्स लगता है और ना ही कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बट अगर रियल गैस के केस में लेंगे तो ऐसा कभी कभी होता भी है कि गैस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है। बट यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे एक आइडियल गैस लेके चल रहे हैं। आइडियल गैस मतलब यही होता है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गैस को बना लेना कि गैस जो होंगे एक ही प्रकार से मूव करेंगे, एक ही जैसे चलेंगे, एक ही जैसे शेप दिखेंगे। बट थोड़ा बहुत रियल गैस में क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। बट ठीक है, तो यही तो क्या थे बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थे, यानी कहते गैस के बारे में थोड़ी बहुत कुछ बातें थी, नहीं कह सकते थोड़ी बहुत कुछ टिप्पणियाँ थी, किसी चीज़ पे टिप्पणी करते हैं वैसे कुछ साइंटिस्टों ने बात बताई और उस बात को मान के कुछ फॉर्मूला निकाला। उस फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला भी कहते हैं। और वो कोई भी गैस क्या करती है, इस फॉर्मूले को फॉलो भी करती है। पर हमने अपने कैलकुलेशन को, फिर अपने मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, उसको इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, आइडियल गैस लिया था। यानी कि ये आपका श्योर नहीं है कि हर एक गैस के अंदर हर एक मॉलिक्यूल का जो कह सकते कि शेप होता है वो एक समान हो, जैसे हमने आप बताया कि शेप क्या होता है, समान होता है। बट रियल गैस में आप देखेंगे तो रियल गैस में अलग हो सकता है, ठीक है, शेप थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। पर यहाँ हमने क्या माना कि एकदम आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रिजिड होते हैं। तो रिजिड तो होते हैं, स्फेरिकल तो होते हैं। तो यही कुछ थे बेसिक, यानी कह सकते कुछ बातें थी, कुछ टिप्पणियाँ थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे कुछ टिप्पणियाँ साइंटिस्टों ने दी थी। और किस में दी थी, ये दी थी 1850 में, ठीक है। और उन्होंने उस 1850 में बताया कि एटम जो है बहुत टाइनी पार्टिकल है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट 1879 में हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो हमें पता चल गया कि हम लोग एटम को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है। और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और एक और मैं चीज़ यहाँ बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ समझा दिया, मैंने तो लिखवा भी दिया, जितने भी बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको ओनली समझा भी सकती थी, बट यहाँ पे लिखवा के समझाने से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। बट नोट्स आपको कैसे बनाना है ये आपको देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट की हूँ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से मैं लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ और इसका भी जल्द ही नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक अच्छी तरीके से बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसको भी आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।